This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. World Call, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विट। सन मॉस्क्विट, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विट अब साशे में भी दस्तयाब। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक एंड इन्फ्लेशन पे। नाज़रीन, आज हम ये समझना चाहेंगे कि स्टेट बैंक का क्या रोल है महंगाई पे। क्या स्टेट बैंक के जो गवर्नर्स आते हैं उनके जो स्टैंस होते हैं या जो उनकी सोच होती है, फ़िक्र होती है, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ये जो महंगाई हम देखते हैं पाकिस्तान में मुसलसल, ये क्या एक नॉर्मल चीज़ है? क्या हर जगह ऐसे ही होता है? ये समझना हमें आपकी और हमारे कौम की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो स्कूल ऑफ थॉट है, मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट, उसका ये कहना है कि महंगाई हो ही नहीं सकती जब तक कि करेंसी ना बढ़े। वो ये कहते हैं कि ये जो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश वगैरह की जो बातें होती हैं वो सिर्फ एक मैकेनिज़्म की बात होती है। एग्रीगेट डिमांड उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक करेंसी ना बढ़े। और वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स देते हैं ब्राज़ील की, ज़िम्बाब्वे की, लेबनान की, पाकिस्तान की, जहाँ नोट छपने की वजह से कीमतें जो हैं तमाम चीज़ों की बढ़ गई। उसका कोई जस्टिफिकेशन इकनॉमिक नहीं था, लेकिन हर चीज़ की कीमत इसलिए बढ़ गई कि नंबर ऑफ़ करेंसी बढ़ गए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल हमें समझ लेनी चाहिए कि जब पाकिस्तान एक था, यानी बांग्लादेश में हमारे साथ होता था, तो टोटल करेंसी पाकिस्तान की 14 बिलियन रुपीस थी। पाकिस्तान के आधे होने के बाद करेंसी को कम नहीं किया गया, बल्कि अगले 2 साल में उसको बढ़ा के 22 बिलियन कर दिया गया। उसके बाद जो स्टोरी है वो ये है कि आज हम तकरीबन 1700 बिलियन के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या 1700 बिलियन की ज़रूरत है पाकिस्तान में? क्या जो इकनॉमिक ग्रोथ हुई है वो डिमांड करती है कि इतनी ज़्यादा हमारे पास करेंसी हो? क्या हमारी ग्रोथ रही 40 साल में? अगर हम 5% एवरेज ले लें तो 200% रही। अगर हम बांग्लादेश का शेयर निकाल दें तो शायद हमें 10 बिलियन नोट से स्टार्ट करना चाहिए था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज 30 बिलियन नोट होना चाहिए। 1700 बिलियन होने का क्या इम्पैक्ट है? क्या जो हमने 72 में 4 रुपये का $1 होता था, आज 100 रुपये का डॉलर है। इसी तरह तमाम चीज़ें जो आप देखते हैं इसकी कीमतों में इतना इजाफा हुआ, क्या करेंसी का इसमें ताल्लुक़ है? यही हम बात करेंगे। आज हमने एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब महर को दावत दी है। डॉक्टर साहब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और इनकी जो बात है इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। इनसे हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, डज मनी प्ले ए रोल इन इन्फ्लेशन? देखिए, एटलीस्ट मेरा ख्याल है आपने अपनी ब्रीफ जो डिस्कशन की है उसमें 2 चीज़ों की तरफ तो बड़ा डायरेक्ट इंडिकेशन आपने खुद दी है। सेंट्रल बैंक का जो रोल है, सेंट्रल बैंक की जो बेसिक फंक्शंस हैं, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू को मेंटेन रखना है। यानी कॉमन सेंस के हिसाब से अगर मेरी तनख्वाह है 10,000, उसके वैल्यू को प्रोटेक्ट करना उनका बहुत बड़ा रोल है। उसकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना, उसका बिल्कुल उसकी इंटेग्रिटी रहे। वैल्यू को 2 चीज़ों में हम कहते हैं कि वैल्यू से क्या मुराद है। आम पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग, एक नोट है उसकी एक वैल्यू है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। वो क्या उसका मतलब क्या है? कागज़ ना बन जाए। नहीं, मैं उसी एक्सप्लेन करूँगा, लेट मी एक्सप्लेन। उसकी वो कैसे वो कागज़ बनता है, वो क्या उसका मतलब है? वैल्यू को 2 चीज़ों में से मेजर करते हैं। एक चीज़ जो है डोमेस्टिक वैल्यू उसकी, और एक एक्सटर्नल वैल्यू। एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो दूसरी करेंसी है, जैसे डॉलर है, डॉलर इज इन टर्म ऑफ रुपीज़, जो रेशो बनती है वो मेंटेन रहे जी, वो डिक्लाइन ना करती रहे। ये है एक्सटर्नल वैल्यू कि पहले आते थे 60 रुपये के $1, फिर हो जाए 90 रुपये का $1, तो इसका मतलब है आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू एक्सटर्नल मार्केट में डाउन हुई है। डोमेस्टिक में ये है कि 100 रुपये से आप जो चीज़ खरीद सकते थे वही चीज़ 100 से ख़रीदते रहें तो आपकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। अगर आप 100 से जो चीज़ें खरीदते थे वो चीज़ें आपको 200 में ख़रीदनी पड़ रही हैं तो आपकी वैल्यू डोमेस्टिक मार्केट में हाफ हो गई है। तो स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन कहलाती है जो आपने एक्सप्लेन किया।
और एक्सटर्नल वैल्यू का तो देखें, आपने अभी बड़ा जो एक एग्जांपल दी थी ढाका फॉल के वक्त की, 4 रुपए का होता कि 4 रुपए का, 4.5 रुपए का डॉलर होता था, लेकिन जब हमने करेंसी का साइज कम नहीं किया, उस वक्त फिक्स एक्सचेंज रेट था, फ्लोटिंग नहीं था, मार्केट में नहीं, खुद हम डिटरमाइन करते थे। लेकिन जैसे ही ढाका फॉल कंप्लीट होता है तो वो जो 4.5 का था वो 10 रुपए का हो गया, उसकी वैल्यू हाफ हो गई आपकी करेंसी। मैं एकदम एक कॉमन सेंस से, एक कॉमन पाकिस्तानी की हैसियत से अगर हम बात करूं कि 14 बिलियन टोटल मुल्क की करेंसी थी और वो 22 बिलियन हो गई आधे मुल्क के लिए, तो उसको भी आप देखें नहीं, तो मैं बताऊं, वही 4 से 10 वाली बात आ जाती है। नहीं, वो और खराब, उसके बाद तो खराबी हुई है। 14 जब पूरे मुल्क की थी, बाद में हाफ आपका साइज रह गया और 14 ही रही, तो 5 रुपए से 10 रुपए तो उसी वक्त हो गया था, 14 पे ही, बिल्कुल हो गया, 14 पे ही हो गया था वो 14 तो। पे हो गया, जब 22 पे गया है तो फिर तो वो 17-18 पे पहुंच गया था, बिल्कुल सही, वो तो फिर डिक्लाइन करता गया, और आप 100 के करीब तो आज पहुंच चुके हैं आप। बिल्कुल। वो इसलिए कि आपके मनी सप्लाई बढ़ती रही और स्टेट बैंक का उस पर एक्सटर्नल मार्केट पे कंट्रोल तो आपको बड़ा विजिबल है ना, नजर आ रहा है कि आपकी करेंसी की वैल्यू मेंटेन नहीं रही। डोमेस्टिकली भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप देखते रहें तो वो मेंटेन तो बहरहाल नहीं रही। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट बैंक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस वजह से वो मीट नहीं कर पाया, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या स्टेट बैंक इसको रिकॉग्नाइज करता है कि इन्फ्लेशन का और सर, इसका आपसे बात ताल्लुक करने है। का मकसद यही है, जो कुछ होता रहा तो होता रहा। अब अभी कुछ नए लीडर्स आ रहे हैं या एक नई लीडरशिप सामने आने की कोशिश कर रही है, वो ये समझना चाहते हैं कि ये एज ए थ्योरी अगर हम लोग ये सब भी कौम मिलकर तय कर ले कि जी नोट छापने से नुकसान ही नुकसान होता है, गरीब पिसता चला जाता है, बुरा हाल हो जाता है उसका, तो आइंदा वाले जो रूलर्स आ रहे हैं वो अगर ये स्टैंड ले रहे हैं कि लेट स्टेट बैंक बी इंडिपेंडेंट, let it refuse a request from the government for printing notes and maintain the value wherever we have reached। अब पीछे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे मेंटेन, ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट अगर आप नहीं, मेरा ख्याल है देखिए, जीत जाएं, तो इस्टेब्लिश हो चुकी थी आपका डेटा, आपके फिगर्स और प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किए। एक चीज़ तो मेरा ख्याल है इसको दोबारा इस पॉइंट तक तो डिस्कशन की ज़रूरत नहीं, इससे आगे डिस्कशन होगी। तो इस पे मैं एक बात आपको ऐड करता हूँ। देखिए, मैं 10 तारीख को स्टेट बैंक के ब्रीफिंग में मौजूद था। यासीन मैं साहब, एक्सप्लेन करना सर, था, मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। एक बात बता दूं, उसमें आप जो कह रहे हैं कि ये बात इस्टेब्लिश है, उन्होंने मानने से इनकार किया। उन्होंने इन्फ्लेशन को लिंक किया विद होस्ट ऑफ मैटर एंड दे सेड मनी सप्लाई डज प्ले ए रोल बट वेरी स्मॉल रोल। दिस इज माय पॉइंट सर, कि इज इट ए स्मॉल रोल और इट्स अ बिग रोल। मुझे ये बताएं, आपने खुद जब कहा है कि डॉलर 5 से 10 रुपए का हो गया, करेंसी वही रही, तो क्या इसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत रह गई है? अब नहीं है ना। मुझे बताएं, जब 1700 की आपकी करेंसी बिलियन पे हो जाए 30 बिलियन से, और आपका जो इन्फ्लेशन है, प्रॉपर्टी की कीमत, मुझे ये बताएं, जो प्रॉपर्टी आपको 10,000 में थी, आज क्या वो 10 करोड़ में नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या इसको इस्टेब्लिश करना है हमें? मगर सर, मैंने डायरेक्ट यासीन साहब से भी सवाल किया, उनके इकोनॉमिस्ट से भी सवाल किया, मैंने डॉक्टर कारदार का भी जिक्र किया। मैंने कहा डॉक्टर कारदार ने एक स्टैंड लिया था, ताल्लुक है, बिल्कुल बहुत क्लोज ताल्लुक उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आप ही के फेडरेशन में गए थे वो, और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने हमें हैंड ट्विस्ट करके 1500 बिलियन नोट छपवा लिया है और ले लिया है, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, मगर अगर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे ऐसी डिबेट को जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, एक एस्टेब्लिश थ्योरी है कि दोनों में गवर्नर लिंक स्टेट है। बैंक नहीं मान रहा, आप कह रहे तो हैं अगर वो established नहीं है। मान रहा तो उसको हम आप तो पढ़ा रहे हैं ये बात के मसला ये स्टूडेंट्स को होगा। कि ये थ्योरी, लेकिन वो नहीं मान नहीं, रहे। मैं वो किस बैकग्राउंड में नहीं मान रहे, क्या नहीं मान रहे, मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो प्रॉब्लम है ये तो एडमिट करनी होगी हाँ ना। हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं है नहीं है प्रॉब्लम, तो फिर नहीं, सोल्यूशन की तरफ तो नहीं नहीं जाएंगे। जा सकते। इसलिए मैं इससे डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा हूँ कि ये कहना कि इससे कुछ नहीं होता, इससे सब कुछ होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम कोई नई थ्योरी बना रहे हो। नहीं, एक और established एग्जाम्पल्स चीज़ है। आपके पास मौजूद हैं, जिम्बाब्वे का, ब्राजील का, लेबनान डेटा का। ये कहता है, थ्योरी को एक तरफ रख दें, आपकी एग्जांपल्स ये कह रही हैं आपकी कंट्री में ये होता रहा है। क्वेश्चन ये है कि वो कर क्यों नहीं पा रहा है, उनकी मजबूरी क्या है, उसको मेरा ख्याल वो है अलग highlight चीज़ करना है। चाहिए। नहीं, वो अपनी जगह पे है। वो तो है कि उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं देंगे तो गवर्नमेंट बैठ जाएगी। क्या स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए ये ज़्यादा अहम है कि ये गवर्नमेंट चलती है या नहीं, या इनके जो शाना अखराजात हैं वो चलते हैं या नहीं, या एक कॉमन मैन जो 5,000 और 7,000 कमा रहा है, उसकी जो 7,000 की वैल्यू की इंटीग्रिटी को रखना
उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, या वो देखते फिरें कि गवर्नमेंट का क्या परेशानी है, वाई गवर्नमेंट कैनॉट कलेक्ट टैक्स, वाई गवर्नमेंट कैनॉट कंट्रोल देयर एक्सपेंडिचर? सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का हो जी, वो बजट मेकिंग का अदारा नहीं होता। वाह वाह वाह, उसका बेहतरीन काम बात आपने बजट कही। बनाना नहीं होता। वो गार्जियन होता है मनी मार्केट का। उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेंट्रल बैंक, सिर्फ आप गवर्नमेंट का बैंक क्यों समझ रहे हैं, वो मुल्क का बैंक है, वो लोगों का भी बैंक है। मुल्क का बैंक, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसका काम गवर्नमेंट का बजट Governor बनाना नहीं, is more उसके लोगों responsible का, to the people. टू द पीपल। हाँ। और मैं बास कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जिसमें शामिल है, और भी कंट्रीज हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक ख़ास लेवल से ज़्यादा हो जाए, से 6%, 4%, बास कंट्रीज में 4% है, बाद में 6 है, तो जो स्टेट बैंक का गवर्नर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। ये उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके मुताबिक उसमें मेंशन होता है। ये अच्छा, मतलब इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमी जाता है। ग्रो कर रही है, बूम You cannot पीरियड judge it है, properly. लेकिन वो उसका एक लिमिट होती है कि ठीक है वो इन्फ्लेशन तो Tolerance. होगा, टॉलरेंस लिमिट। अगर इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो गवर्नर, हमारे यहाँ भी गवर्नर, वैसे एक हुकूमत के दौर में 4 चेंज हुए हैं स्टेट बैंक के गवर्नर। उनका रीजन ये नहीं था कि इन्फ्लेशन था, वो आप कुछ और था। वो रीजन और थे। जी जी, तो वो अगर वो इन्फ्लेशन का रेट जो है, देखिए इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप इसको मतलब है जो समझने की अगर हम इसको कोशिश करें, इसमें होता यह है कि आपकी इकॉनमी की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। अगर आप अपनी सेविंग्स रख रहे हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, और आपको पता लगता है कि वो हाफ हो गए, तो वो आपने तो अपने रखे थे, फ्यूचर के लिए रखे थे सब ना। कुछ गड़बड़ हो गया। हाफ होने का मतलब उसकी वैल्यू हाफ रह गई। अक्सर यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। this show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक एंड इन्फ्लेशन पे। स्टेट बैंक का क्या रोल है महंगाई पे, करेंसी जो हमारे सर्कुलेशन में होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी मुल्क पे, यही बात हो रही है। हमने 72 से शुरू किया जब पाकिस्तान एक होता था। हमने यहाँ पे मेंशन किया कि सिर्फ 14 बिलियन नोट हुआ करते थे पाकिस्तान में, और अगर 5% एवरेज ग्रोथ को हम ले लें तो इस वक्त शायद ज़्यादा से ज़्यादा 30 बिलियन नोट होना चाहिए था, उसके बजाय 1734 बिलियन नोट हैं। क्या इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या दूसरे मुल्कों में क्या एक्सपीरियंसेस है? यही बात हो रही है लीडिंग इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब मेहर साहब से। और अयूब साहब का ये कहना है कि ये बियॉन्ड डिबेट है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन मनी सप्लाई। कह रहे हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आप करेंसी बढ़ाएंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और उससे तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएगी। किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एग्रीगेट डिमांड बढ़ ही नहीं सकता जब तक करेंसी ना बढ़े। डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें इसी पे कि हाउ क्लोज इज द लिंक विद मनी एंड इन्फ्लेशन, देखिए एंड हु गेट्स अफेक्टेड बैडली? बहुत इसको अगर मैं बहुत सिंपलीफाई करके बताना चाहूँ, जो अब आप कह रहे हैं कांस्टेंट या ग्रोथ, उसमें क्या होना चाहिए, जो ग्रोथ रेट होना चाहिए मनी सप्लाई का। स्टेट बैंक को बेसिकली वो तय करना होता है कि मनी की मार्केट में इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, ये ना हो कि शॉर्टेज हो जाए और सरप्लस भी ना हो जाए। हाँ, तो वो उसको जो डिटरमाइन करता है, वो मैं टेक्निकलिटी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा क्योंकि जाहिर है यहाँ टेक्निकलिटी को डिस्कस करने का नहीं है कि मैथमेटिकल मॉडल्स में पढ़ जाए। लेकिन मसला ये है कि जो कंट्री का जीडीपी होता है, मनी सप्लाई कितनी होगी उसको उससे लिंक किया जाता है। मनी सप्लाई को जीडीपी से लिंक किया जाता है। वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, वो जो कि कांस्टेंट होती है। उसको देखते हुए कि वेलोसिटी अगर ये है किसी कंट्री में, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है।
तो वो जो वेलोसिटी है वहाँ पे उसमें देखा जाता है जीडीपी कितनी हुई है इस कंट्री में। स्टेट बैंक जीडीपी तो डिटरमाइन नहीं करता, जीडीपी एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट करता उसकी है। एक जजमेंट होती है कि उसकी जो जीडीपी का एस्टिमेट होता है उसको उस एस्टिमेट को देखते हुए मनी सप्लाई को एस्टिमेट करना होता है, उसकी सप्लाई उतनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर उससे ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो जीडीपी तो चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर वो ऐसा होता तो जीडीपी बहुत अच्छा हो चेंज जाता। नहीं होता, लेकिन जीडीपी की जो नॉमिनल वैल्यू है यानी इन्फ्लेशन के बाद जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ती हैं, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। या तो जीडीपी चेंज हो रहा हो तो मनी सप्लाई चेंज हो, आप बढ़ा सकते हैं। अगर जीडीपी नहीं बढ़ रहा तो फिर मनी सप्लाई को आप नहीं छेड़ते, लेकिन अगर छेड़ेंगे तो फिर सिर्फ प्राइस बढ़ेगी, जीडीपी तो नहीं आपने बढ़ेगा। ब्रेक से पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जिक्र किया था कि स्टेट बैंक का गवर्नर वहाँ का सैक हो जाता है अगर उसकी एस्टिमेट बहुत गलत हो जाए, बियॉन्ड 5% इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली दे हैव टू मेक एन एस्टिमेशन कि कितनी ग्रोथ हो रही है, और उसमें अगर गलती हो जाए जी, जी। तो वो दे गेट ए पेनलाइज्ड। उसमें किसी ड्रास्टिक गलती का चांस नहीं होता, उसमें मामूली सा प्लस माइनस एस्टिमेशन का हो सकता है। अगर उसके अलावा जापान के सर ये है कि जापान में तो 50 साल से कोई इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं है। वहाँ के अगर आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का फिगर देखें, जीरो पे आ जाएगा, जीरो पे आ जीरो जाता है एवरेज, एक साल माइनस एक साल प्लस, एवरेज जीरो। वो एवरी क्वार्टर डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट। मल्टीपल सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपसे भी फोन करके पूछ लेंगे डॉक्टर साहब व्हाट यू थिंक, व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी, हाउ मच ग्रोथ यू थिंक विल हैपन। आपने कहा 4%, तो यानी क्वार्टरली 1%, तो 1% वो एग्री अगर हो गए तो 1% नोट। जापान में रूल नहीं है वैसे ये, अच्छा, कि गवर्नर को इससे लिंक करेंगे, लेकिन वो बहरहाल एक मैनेज्ड इकोनॉमी है। वहाँ पे जब रिसेशन पीरियड होगा तो वहाँ पे आपको डिफ्लेशन नज़र आ रहा होगा, जब बूम में इकोनॉमी आ रही होगी तो वहाँ पे मामूली सा जब उसको एवरेज आउट करेंगे तो वो जीरो पे आ रहा होता है। तो उसकी एग्जांपल हम पाकिस्तान के केस में तो बात बिल्कुल करें, क्वार्टरली डिटरमिनेशन करते हैं, दे डोंट गो फॉर द एनुअल ग्रोथ रेट। क्वार्टरली हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, वो हर कंट्री में है कि एस्टिमेशन जब करते हैं वो फिगर एक सामने तो साल के आखिर में आता है, लेकिन क्वार्टरली हर कंट्री में होता है। अगर एक क्वार्टर में गलती हो भी है तो अगले क्वार्टर में वो एडजस्ट। हाँ, वो यूरोपियन यूनियन में भी होगा, यूएसए में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, क्वार्टरली ही डिटरमिन हो रहा होता है। पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक क्वार्टरली ग्रोथ रेट दे रहा होता है। उसको बेसिकली स्टेट बैंक की हम दोबारा उसी पे आ जाए कि हम बेसिकली स्टेट बैंक को सप्लाई को डिमांड के इक्वल रखना होता है, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो हम कहते हैं स्टेट बैंक गार्जियन है मनी मार्केट का, ये इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कहा जाता है। अब ये है कि पाकिस्तान में मनी की सप्लाई का जो ग्रोथ रेट रहा है वो जीडीपी के ग्रोथ रेट से कहीं ज़्यादा रहा है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई इसमें रिलेशन नहीं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मनी की सप्लाई को स्टेट बैंक कंट्रोल करे। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं आपसे चाहूँगा कि इसको मुझे एलैबोरेट करें सर। उसको सप्लाई को कंट्रोल करना था। सप्लाई को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज़्म होते हैं स्टेट बैंक के पास, उसमें से एक मैकेनिज़्म होता है इंटरेस्ट रेट को चेंज करना। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से मनी की डिमांड कम हो जाती है, लोग फिर बोरोइंग कम करते हैं, बोरोइंग कम करते हैं। तो वो बोरोइंग क्योंकि कम होती है तो डिमांड जो होती है मनी की, वो चीज़ों की डिमांड में भी असर पड़ता है और मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता रहा। गुज़िश्ता 4-5 साल में आपने भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन देखिए इसके साथ पैरेलल एक चीज़ होती रही जो कि मैं समझता हूँ सारी पॉलिसी जिसकी वजह से फेल हुई, कि बोरोइंग तो कम ज़रूर हुई। किसके लिए बोरोइंग कम हुई? इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए। वो बिजनेस जो थे वो फिजिबल नहीं रहे इस हाई इंटरेस्ट रेट पे। स्टॉक मार्केट इफेक्टेड हुई, बिजनेस इफेक्टेड हुए, इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो नहीं कर पाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, इसलिए कि वहाँ पे मनी की डिमांड क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन बैंक के पास एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो गया जो बहुत ख़तरनाक था कि गवर्नमेंट को जो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही थी, गवर्नमेंट ने पेन नहीं लिया कि कुछ और अरेंज करती, कोई कलेक्शन की तरफ जाए या कॉस्ट कटिंग की तरफ जाए, या इवन एक्सटर्नल बोरोइंग पे भी कर लेते हैं। इन्होंने बैंक से बोरोइंग शुरू कर दी। ये एक नई चीज़ थी जो सामने आई। पहले भी बोरोइंग होती थी, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होती थी, इतना उसका साइज इतना नहीं होता था। बैंक को बड़ा इजी एक ऑप्शन मिल गया कि बैंक जब बिजनेस को या इंडस्ट्री को लोन देता था तो बैंक बाकायदा फिजिबिलिटी बनाता था, रिस्क मैनेजमेंट करता था, रिस्क कैलकुलेट करता था, और बैंक एक पेन लेता था, रिस्क लेता था। गवर्नमेंट को जब लोन की ज़रूरत पड़ रही है और इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हाई इंटरेस्ट रेट पे बैंक को गारंटीड पे बैक उसको होने वाला मिल जाएगा
यकीनी तौर पे गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, बैंक को पैसे वापस देगी और हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था कि इंडस्ट्री के लिए कोई पेन ना लें, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनाए, कोई रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को लोन देते चले गए। बैंक इसमें खुश थे। एक तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से उनकी इनकम बढ़ रही थी, दूसरे गारंटीड लोन था ना, नो रिस्क था, कोई उसमें आपको प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं थी। तीसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो लोन गवर्नमेंट की तरफ जा रहा था वो फिर इन्वेस्टमेंट में तो नहीं आ रहा, उससे एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं, वो तो कंजम्पशन में जा रहा है। तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जीडीपी का ग्रोथ रेट जो था वो डिक्लाइन होता गया। ये इसका एक ख़तरनाक ट्रेंड जो है। अब स्टेट बैंक को बेसिकली करना ये चाहिए था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनानी थी, उस मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक के लिए ये था कि मनी सप्लाई को रोकना था ना, उसको कम करना था। तो इंटरेस्ट रेट के बजाय यहाँ पे बंद बांधना चाहिए था कि ये अनप्रोडक्टिव जो सोर्सेज हैं वहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक, अब साशे में भी दस्तयाब। this show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक, अब साशे में भी दस्तयाब। अजीज, वेलकम बैक। हम बात करें स्टेट बैंक एंड इन्फ्लेशन पे। डॉक्टर अयूब बता रहे थे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करें आप। देखिए, उसमें इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाते गए और गवर्नमेंट को लोन देते रहे तो मनी सप्लाई भी कंट्रोल नहीं हुई और इन्वेस्टमेंट भी रुक गई, दो नुकसान हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि इंडस्ट्री और बिजनेस सर्कल से ये डिमांड आती रही कि इंटरेस्ट रेट कम करें ताकि इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी बहुत से लोग हैरान हुए कि स्टेट बैंक ने अचानक अनएक्सपेक्टेडली इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी, जो कि नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, अब जहाँ तक बात पहुँच चुकी है, डिसइन्वेस्टमेंट तो आपकी कंट्री में हो गई है, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो नहीं हो रहा। और साथ ही एक ट्रेंड ये ऑब्जर्व होता रहा कि गवर्नमेंट लोन लेती रही है कमर्शियल बैंक से और फ्यूचर में भी इस साल भी लेगी। बेसिकली इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन का जो बेनिफिशरी है, अनफॉर्चुनेटली, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो इंडस्ट्री या बिजनेस अभी भी नहीं होगा, गवर्नमेंट होगी। 90 बिलियन का फर्क पड़ा है इनके उस दिन, गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा। पहली बात ये है कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट पे कर सकती है, बिजनेसमैन तो कर ही नहीं सकता वो इंटरेस्ट पे। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है पे करना। गवर्नमेंट कहाँ से पे करेगी वो इंटरेस्ट? गवर्नमेंट तो जीएसटी लगाएगी ना, टैक्स लगाएगी, पब्लिक से ही लेगी ना, तो वो तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करके वो वापस कर देगी। आम बिजनेसमैन क्योंकि इस इंटरेस्ट पर अफोर्ड नहीं कर सकता, उतना वायबल ही नहीं उसका। तो ये जो बेनिफिट होगा डिक्लाइन का, अनफॉर्चुनेटली अभी भी ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट को जाएगा। अच्छा, दूसरा जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि इसका फिर इम्पैक्ट जो है, सोशल इम्पैक्ट, हाँ, कहाँ पड़ता है? अगर ये अच्छी बात है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई नहीं, मसला अच्छी है, बात डिस्कस इसको करें। मेरा ख्याल है कोई भी इकोनॉमिस्ट इसको अच्छी बात किसी भी सूरत में नहीं कह सकता। इन्फ्लेशन से जब आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, आपकी सेविंग्स की वैल्यू डाउन होती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट करता है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बग़ैर डेटा के भी हम इस चीज़ के कॉमन पब्लिक लाइफ में ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। अगर आप इसके इम्पैक्ट कहते हैं कि लोअर पे क्या पड़े, मिडिल क्लास पे क्या पड़े, रिच इनकम क्लास पे क्या पड़े, देखिए, इसमें जब इन्फ्लेशन बढ़ा इन मनी सप्लाई की वजह से, तो हर चीज़ महंगी होती है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें प्राइस बढ़ने की स्पीड कम होगी, कुछ की प्राइस बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। होता यह है कि कुछ जिनकी प्राइस बढ़ने की स्पीड कम होती है वो कुछ कंट्रोल्ड आइटम होते हैं, जिनमें गवर्नमेंट या उसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइस चेक करते हैं। ये सेंसिबल आइटम्स होते हैं, सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, इन पे कंट्रोल किया जाता है प्राइस चेक, जिनकी बेसिस पर हम एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बनाते हैं। वो 10 आइटम्स होते हैं इस तरह के।
वो हर शख्स इस्तेमाल करता है और पुअर जो पीपल्स हैं वो तो इस्तेमाल ही वो चीज़ करते हैं। लेकिन वो जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जिसमें 400 कमोडिटीज़ हैं, उन पे तो प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो कम इम्पैक्ट आया होगा, किसी हद तक कंट्रोल हुआ होगा, वो उन चीज़ों पर था जो कॉमन पीपल या लोअर इनकम यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लासर यूज़ करते हैं उस पर तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं थे ना, कोई प्राइस डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो नहीं था, स्टोर में वो नहीं मिलता और उनकी प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो इस तरह से जो लोअर इनकम ग्रुप थे वो जब एक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही थी, कमोडिटी की प्राइजेस बढ़ रही थी, तो बहुत सारे आपके जो पुअर लोग थे वो मज़ीद पुअर हो गए और मिडिल क्लासर के बहुत सारे लोग जो थे वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन चले गए। आपकी पॉवर्टी का लेवल कहीं ज़्यादा बढ़ गया और रिच हो गया बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। इसमें जो हिट हुआ है बैडली वो तो मिडिल क्लासर ही होगा ना, इसलिए कि वो जो आइटम यूज करता है नहीं, वो किराए पे रहता है, किराया भी बढ़ गया। दूसरा उसने अगर कुछ सेविंग्स रखी हुई थी घर में तो वो बेकार हो गई। मैं अपनी थोड़ी सी जाती अब प्रोग्राम के बाद खत्म, लेबनान में मैनेज करता रहा हूँ एज ए ब्रांच। वहाँ मैंने चार्ट टू ए डॉलर लीरा से 3000 पे जाते हुए देखा। वहाँ की जो पॉवर्टी देखी वो अनबिलीवेबल थी during the civil war. Reason was money was being printed and paid to the government servant, no revenue was collected. ब्राज़ील में 3 महीने रहने का इत्तेफाक हुआ आफ्टर माई बैंक टूक ओवर ए बैंक। 1000 का नोट 1 रुपए का नोट होते हुए देखा और उसकी जो पॉवर्टी है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। नहीं, पाकिस्तान में आप देख लेना कि आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो आपको पेट्रोल प्राइस में क्या नजर आ रहा है, आपको वीट प्राइसेस में क्या नजर आ रहा है, कंट्रोल के बावजूद। हाँ, पाकिस्तान में रेगुलेट होती हैं प्राइसेस, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं रोक नहीं सकते आप। जब मनी जब और ये कहना गलत है कि इंटरनेशनल नहीं, ये आपकी करेंसी की वजह से। लेबनान में इंटरनेशनल की वजह से नहीं हुआ था कि इतनी कीमतें बढ़ी है। ब्राज़ील में वही ब्राज़ील आज आफ्टर लुलूज अराइवल अब 5% इन्फ्लेशन। रिसेंटली आपको सबसे आखिर में जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो टर्किश की है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया था। सबसे बाद में तो टर्की में हुआ ना। हाँ, ब्राजील की एग्जांपल हिस्टोरिकल, लेबनान की हिस्टोरिकल हो गई है, इंडोनेशिया में यही हुआ है। जी। टर्की लेटेस्ट है जिसके फाइनेंस मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया था कि जब लोग मेंटेन नहीं रख सके वहाँ पे जो हालात हुए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। आई होप कि इट विल हेल्प पीपल क्लैरिफाई देयर माइंड। आप जैसे इमिनेंट इकोनॉमिस्ट और आपकी व्यू बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है, लोग इज्जत करते हैं। आपने जो बातें की हैं आई होप कि इट विल हेल्प करंट रूलर्स एज वेल एज द फ्यूचर रूलर्स टू डिटरमाइन। कम से कम एक हम पॉवर्टी का जो सोर्स है उसको अगर बंद कर दें विच इज स्टेट बैंक, करेंसी की प्रिंटिंग रुक जाए, गवर्नमेंट चलती है नहीं चलती है, दैट्स नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर यासीन और गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। डॉक्टर कारदार ने एक बात इस्टेब्लिश कर दी पाकिस्तान में कि देयर इज़ ए लिंक, उसको मेंटेन किया जाए ऑफिशियली। और अगर आर्म ट्विस्टिंग करके नोट प्रिंट हो रही है, ही शुड कम टू द पीपल एंड टेल अस कि देखिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, आई एम लिविंग दिस जॉब। सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन प्रोटेस्ट लाइक डॉक्टर कारदार। ये बात अगर क्लियर हो जाए तो एक सोर्स ऑफ पॉवर्टी तो हम रोक सकते हैं, उसके बाद और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, स्टेट बैंक एंड इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे आपने ये डिस्कशन सुनी। इसमें हमने साबित करने की कोशिश की है, साबित किया ये फैक्ट है। डॉक्टर साहब कहते हैं इस पर मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है कि एक एक नोट जो छपता है उसका 80% असर पड़ता है इन्फ्लेशन पे। डॉक्टर कारदार साहब एज ए सिटिंग गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर थे जिन्होंने इस बात को माना और पब्लिक में लेकर आए इशू को, डिबेट को। ये 2010 दिसंबर की बात है, फेडरेशन में उन्होंने कहा था। अब जो नए गवर्नर साहब आए हैं उनसे जो मेरी लेटेस्ट बात हुई 10 जब वो डिस्काउंट का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने इस बात को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने लाइक प्रीवियस रूलर्स गवर्नर्स उन्होंने कहा जी मनी सप्लाई इज़ ए फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर, बहुत सारी बातें घुमाने वाली की। इससे साबित होता है कि ही डजंट बिलीव इन दैट थिंग और जाहिर है इस पर वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे। 27 दिनों में जुलाई के 1 से लेकर 27 जुलाई तक 64 बिलियन नोट छपे हैं स्टेट बैंक के अपने डाटा के हिसाब से। क्यों छपे, क्यों इतनी नोट छप रहे हैं, क्यों 1700 बिलियन नोट है पाकिस्तान में? 1700 बिलियन होने की वजह से क्या हुआ है बिटवीन 72 एंड अप, इतनी कीमतें जो बढ़ी हैं। अगर ये 1700 के बजाय 17,000 बिलियन होता तो उसका क्या इम्पैक्ट होता? क्या पाकिस्तान जिम्बाब्वे बन जाता? क्या पाकिस्तान लेबनान बन जाता? क्या पाकिस्तान इंडोनेशिया बन जाता? क्या पाकिस्तान ब्राज़ील बन जाता? ये सवाल है। अगर नोट छापने से कोई बेहतरी होती तो छापते, हम बड़े खुश होते, ताली बजाते कि ठीक है आप नोट छापते जाए। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि जीडीपी तो आपकी नहीं बदलेगी, आप नोट बढ़ाते जाएंगे, हर चीज़ की कीमत अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती चली जाएगी।
डॉक्टर साहब ने ये भी इस्टेब्लिश किया कि इसका एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह जो ये बात करते हैं कि तेल की कीमत, ये सब झूठ है। जापान में क्यों नहीं बढ़ी कीमत, सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ तेल है, और यूरोप में क्यों नहीं बढ़ी? ठीक है, तेल की कीमत अरबों ने बढ़ाई, 3 से 12 किया तो अरब अमीर हो गए, यूरोपियन गरीब हो गए, जापानी गरीब हो गया, रिक्शा पैदल चलने लगा। तो आपकी अगर एक आइटम की कीमत बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते। महंगा अफरात ज़र जो वर्ड है वो है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ना, अब वो सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब करेंसी ज़्यादा प्रिंट हो। हमें चाहिए कि हम स्टेट बैंक पे प्रेशर करें गवर्नर को कि यू आर आवर सर्वेंट ऑफ द पीपल, यू शुड प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, यू शुड नॉट वरी अबाउट हाउ द गवर्नमेंट इज़ रन, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplustv.pk। The show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. World Call, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक, सन मॉस्क्विक। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब।